सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड समूह पर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत पटवारी लेखपाल भर्ती, पुलिस कांस्टेबल एसआई भर्ती एवं वन आरक्षी भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षाएं कराई जानी है। और इसके लिए पटवारी लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, और कांस्टेबल की भर्ती भी अभी इसी ने करनी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। और वन आरक्षी में बम्पर भर्तियां आ रखी हैं। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि उत्तराखंड समूहों के लिए इन सभी पेपरों का जो पैटर्न है वो एक जैसा होने वाला है। आप लोगों को पता है कि 40-40-20 का इसका वो है, मतलब मार्क्स का बंटवारा है। यानी कि 40 का आपका सामाजिक अध्ययन, 40 की आपकी उत्तराखंड का जो सामाजिक सामान्य ज्ञान है, और 20 नंबर की आपकी हिंदी है। तो विशेष रूप से मैं आप लोगों के सामने सामाजिक अध्ययन की बात करूंगा यहाँ पर इस वीडियो में, जो कि 40 अंक की होगी। इसके अंतर्गत आप लोगों के विभिन्न सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, विज्ञान हो गया, और तर्क शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। तो 40 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं आप लोगों के सामने। साथ ही साथ मैं आपको उत्तराखंड की विभिन्न प्रकार की वीडियो जिससे पहले भी बना चुका हूं दोस्तों, तो आप लोग उनका भी अनुश्रवण कीजिए, और आगे भी मैं बनाऊंगा। और हिंदी की वीडियोज में मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली बना रहा हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप लोगों की तैयारी उस हिसाब से चल पाएगी। क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है उसकी जानकारी मैं काफी हद तक रखता हूं दोस्तों। और देखिएगा, आप लोग विश्वास कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेंगे परीक्षा में। तो सामाजिक अध्ययन के इस पेपर के अंतर्गत हम चलते हैं। और आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी करें, चाहे पटवारी परीक्षा की भर्ती कर रहे हैं, या पुलिस, या फिर आप वन आरक्षी की कर रहे हैं, तो सभी जगह आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पनियान और इरूला, पनियान और इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, पनियान या इरूला जो जनजातियां हैं, ये केरल के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां हैं दोस्तों। केरल राज्य में निवास करती है पनियान और इरूला जनजाति। याद रखेंगे, पनियान और इरूला जनजाति आपकी केरल राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शन है ए है मणिपुर में, असम में, मिजोरम में या मेघालय में। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कुकी जनजाति है ये लोग रहते हैं असम क्षेत्र में, ठीक है। और ये कुकी जो जनजाति के लोग हैं ये मंगोलियाई प्रजाति के लोग हैं, और वनों में रहना इनका ज्यादा शौक रहता है। तो असम में पाई जाती है कुकी जनजाति दोस्तों। याद रखेंगे, कुकी जनजाति आपकी असम में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आओ जनजाति संबंधित है, ठीक है। तो आओ जनजाति कहाँ की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मेघालय में, असम में, नागालैंड से या त्रिपुरा से। तो आओ जो जनजाति है दोस्तों ये पाई जाती है मेघालय में। आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एक। तो आओ जनजाति कहाँ से संबंधित है? मेघालय से दोस्तों। तो कुकी जनजाति आपने असम की देख ली, और पनियान और इरोला जो जनजाति है वो आपने केरल की देख ली, ठीक है। और आओ जनजाति आपने मेघालय की देख ली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और गिफ्टेड क्वेश्चन माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को आप जानते हैं दोस्तों, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की, ब्रह्म समाज की, रामकृष्ण मिशन की या आर्य समाज की। तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 ईस्वी में दोस्तों। याद रखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई दोस्तों वो केशवचंद सेन की प्रेरणाओं के द्वारा, ठीक है ना, की गई थी। और जो इसमें मुख्य रूप से जो इनके संस्थापक थे वो थे आपके आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और ये लगभग हुई थी 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है। 1867 में की गई थी और 1876 में ये स्टेबल हुआ था तरीके से, ठीक है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग दोस्तों। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अमीर खुसरो एक डैश था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है इससे पूर्व भी, ठीक है।
अमीर खुसरो एक था कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों चीजें था, यानी कि उपयुक्त सभी, कवि भी था, इतिहासकार भी था और संगीतज्ञ भी एक हुआ करता था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की जो मल्हार थी दोस्तों, ये एक धुन है और इसको तब गाया जाता है जब बारिश होती है या फिर मानसून के आने के लिए इस मतलब धुन को गाया जाता है। तो इस राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है तानसेन, बैजू बावड़ा, अमीर खुसरो या स्वामी हरिदास। तो इसके एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिए, राग मियाँ की जो मल्हार है इसके रचयिता हैं आपके तानसेन, याद रखेंगे, तानसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? यानी कि महावीर स्वामी का जो नाम था ज्ञान प्राप्ति से पहले, या फिर ये कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? ऑप्शन ए है वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर या सोमदत्त। तो आप सभी जानते हैं ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जो नाम था वो था आपका वर्धमान। और आपको पता है महावीर की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, और बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था, महावीर स्वामी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ठीक है, तो हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने अपने संदेश के प्रचार के लिए किया था? यहाँ पर ऑप्शन है दादू, कबीरदास, रामानंद या तुलसीदास। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हिंदी का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था रामानंद ने। और रामानंद का जो जन्म हुआ था, कई बार पूछ लिया जाता है कि रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रयाग में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार में। तो प्रयाग में रामानंद का जन्म हुआ था दोस्तों, और इन्होंने सबसे पहले अपने संदेशों का प्रचार हिंदी भाषा में किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ठीक है, तो आपको पता है कि 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, तो किस मुगल मतलब किस वंश को हराया था बाबर ने? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों लोधी वंश। ठीक है, 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा करके भारत में मुगल राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1526 में इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक भी था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अब यही है, अब पहली बात तो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 1526 में हुआ था, कई बार ये डेट दे देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528 और 20 अप्रैल 1527। तो 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल भी याद रखेंगे दोस्तों आप। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ठीक है, तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने क्या बनाया था? यहाँ पर ऑप्शन है बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या सिद्दी बसीर। तो याद रखेंगे दोस्तों, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था 1571 ईस्वी में, गुजरात विजय के बाद अकबर ने। ठीक है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, फतेहपुर में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था 1571 ईस्वी में, गुजरात विजय के बाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दीन ए इलाही नामक नए धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही एक ऐसा धर्म था जिसमें सभी धर्मों के जो उच्च ये कह सकते हैं कि जो उच्च संत हुआ करते थे, उनको बुला करके एक नए उन सभी धर्मों के जो उत्कृष्ट जो नियम थे उनको लेकर के एक नया धर्म बनाया गया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो देखिए दोस्तों, दीन ए इलाही नामक जो धर्म की स्थापना की थी वो की थी अकबर ने, याद रखेंगे, अकबर ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों 1582 ईस्वी में। ठीक है, दीन ए इलाही नामक धर्म, ठीक है, 1582 में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार। तो याद रखेंगे अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर से संबंधित थी
चांद बीबी दोस्तों, याद रखें मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी, और इन्होंने बरार क्षेत्र है उसे अकबर को सौंपा था, और ये खुद अहमदनगर से संबंधित थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया बल? ठीक है, तो मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, यानी कि सबसे अधिक मतलब ये कह सकते हैं कि चित्रकारी किसके शासनकाल में सही रही, यानी कि मुगल चित्रकारी का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन ए है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो देखिए दोस्तों, अगर चित्रकारी की बात आती है तो चित्रकारी में जहांगीर के टाइम पर मुगलकालीन चित्रकारी सबसे चरमोत्कर्ष पर थी दोस्तों। ठीक है, तो जहांगीर के टाइम को चित्रकारी का काल कहा जाता है। अकबर के काल को ये कह सकते हैं कि साहित्य का काल कहा जा सकता है, साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, और शाहजहां के काल को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि उस समय भवनों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो उसका स्वर्ण युग कहा जाएगा आपका शाहजहां के काल को। तो चित्रकारी आपका बहरहाल जहांगीर के काल को स्वर्ण युग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि जो अपनी जो डेली डायरी होती है उसमें किया था, कि भारत की वनस्पतियां, प्राणी जगत और ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण अपनी डेली डायरी में किया था? तो कौन थे वो? अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब? तो और याद रखिएगा दोस्तों, बाबर ने अपनी डायरी में भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत और ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण अपनी डायरी में किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी विज्ञ होंगे, इससे बहुत बार पूछा जाता है। तो हुमायूंनामा किसने लिखी थी? यहाँ पर ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम या रोशन आरा बेगम। तो याद रखेंगे हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी दोस्तों, याद रखेंगे। हुमायूंनामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? ऑप्शन ए है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है और सफेद दिखता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और एस आकृति का महाद्वीप है ये दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको मानचित्र में देखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो दोस्तों इसका द्वीपीय महाद्वीप जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है, और इसके चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? एक द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, और इस महाद्वीप में लगभग 22 देश हैं दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव घर के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो मानव घर के नाम से जाना जाता है दोस्तों हमारे महाद्वीप एशिया को। ठीक है, क्योंकि विश्व की 60% जनसंख्या इसी मतलब महाद्वीप में रहती है, इसलिए एशिया महाद्वीप को मानव घर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? ठीक है, शीत शीतोष्ण घास के मैदानों को दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए सवाना, पंपास, प्रेयरीज या वेल्ड। तो देखिए दोस्तों, जो पंपास जो घास के मैदान है इनको दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं ये। ठीक है, और पंपास जो घास के मैदान है ये अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, और ये शीत शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? वही दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण जो कटिबंधीय घास भूमि है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है वेल्ड, कैंटबरी, डाउन्स या पंपास। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो वेल्ड घास के मैदान है वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, जबकि पंपास आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं? पंपास आपके
अर्जेंटीना में पाया जाता है, और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है दोस्तों घास के मैदान। ठीक है, तो वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण टाइप के घास के मैदान है दोस्तों। ठीक है, तो वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो पटाना, ठीक है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। हमारा पड़ोसी देश है ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका या हंगरी। तो श्रीलंका में पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी कि श्रीलंका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पटाना कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ठीक है, माओरी एक जनजाति है दोस्तों, तो किस देश की जनजाति है ये? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या फिनलैंड। तो ये माओरी जो जनजाति है दोस्तों, ये है आपकी न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है दोस्तों। और इस जनजाति की एक विशेषता ये है कि ये मानव के जो सर होते हैं, जब उसके बाद उनको रखने की पता नहीं कैसी इनकी संस्कृति है। ठीक है, मानव के शरीर के जो धड़ से ऊपर, यानी कि सिर को रखने की इनकी अपनी क्या है, इनको सिरों को ये संभाल करके रखते हैं। ठीक है, तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की एक जनजाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। रोम, रोम आपको पता है इटली, रोम नगर यानी कि इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो रोम किस नदी के किनारे बसा है? यहाँ पर ऑप्शन है विस्टुला, एवान, राइन या टाइबर। तो रोम जो बसा हुआ है दोस्तों, वो बसा है आपका टाइबर नदी के किनारे दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी किस, यानी कि कौन सा शहर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट या रोम। तो पेरिस दोस्तों, याद रखिएगा, पेरिस आपका सीन नदी के निकट बसा हुआ है, जबकि लंदन आपको पता है टेम्स नदी की, क्योंकि लंदन वाला भी बहुत बार पूछा जाता है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? फार्मोसा किस देश का प्राचीन नाम है? यहाँ पर ऑप्शन है ईरान, इराक, ताइवान, म्यांमार। तो दोस्तों फार्मोसा जो प्राचीन नाम है, ये है ताइवान का प्राचीन नाम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और मुझे अवगत कराएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? स्थानांतरणशील कृषि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे भारत में भी उत्तरी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होती है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जिसको झूम नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि कुछ टाइम तक एक जगह पर कृषि करते हैं, उसके बाद वहां छोड़ करके दूसरे स्थान को कृषि योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, कांगो बेसिन से या अमेजन बेसिन से। तो याद रखेंगे, स्थानांतरणशील जो कृषि की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो थाईलैंड से हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, थाईलैंड से स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है तुंग्या, तमराई, तावी या हुमा। ठीक है, तो थाईलैंड की जो स्थानांतरणशील कृषि है, उसको नाम जाना जाता है तमराई नाम से। ठीक है, थाईलैंड से ही सर्वप्रथम स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत हुई थी, और वहां पर स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तमराई नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तमराई नाम से। जैसे भारत में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम नाम से जाना जाता है। ऐसे थाईलैंड में तमराई नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ट्रक फार्मिंग क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? रेशम कीट पालने से, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से और जलज कृषि से। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ट्रक फार्मिंग है जो आपकी, वो आपकी हो जाती है बागवानी कृषि से। तो बागवानी कृषि का जो क्षेत्र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल इसी प्रकार से बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से नई नई वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आता रहूं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।